वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, वाइंडिंग अप जो है उसको ज्यादा भाव नहीं दिया गया है आज तक. सो द वेटेज अकॉर्डिंग टू मी 2, 3 या 4 मार्क, नॉट मोर देन दैट. सेक्शन 2 सबसेक्शन 94A बोलता है वाइंडिंग अप मींस वाइंडिंग अप अंडर द कंपनीज एक्ट एंड ऑल्सो लिक्विडेशन अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. तो उधर जो लिक्विडेशन हो रहा था आईबीसी में उसको भी वाइंडिंग अप बोलते हैं, एंड आज जो हम पढ़ने वाले ये चैप्टर में वो भी वाइंडिंग अप बोला जाता है. 271 बोलता है कि कंपनीज एक्ट में कभी कभी वाइंडिंग अप होने वाला है. तो सर्कमस्टांसेस इन विच अ कंपनी मे बी वोन्ड अप बाय द एनसीएलटी. तो पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कंपनी ने. सेकंड, कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, सोवरेनिटी. बेसिकली इंडिया के सिक्योरिटी के खिलाफ कुछ काम किया रहेगा, देश बेचने वाली कोई बात कर दी रहेगी, कोरिया पाकिस्तान वगैरह के साथ कुछ डीलिंग वगैरह कर दिया रहेगा. ऑन एप्लीकेशन बाय आरओसी और पर्सन authorized by the central government with respect to fraudulent activities in a company. जो लो रहा है. Company has defaulted in filing financial statement or annual return for last 5 consecutive years. All the 5 consecutive years आएगा. And last, tribunal opines that it is just and equitable to wind up. ट्रिब्यूनल को लगता है बॉस अच्छा है कि वाइंडिंग अप ही हो जाए इसका. ठीक है, थोड़े बहुत केस लॉस के हिसाब से पता चलता है व्हाट इज जस्ट एंड इक्विटेबल. तो ऐसा है. फर्स्ट इज सीवियर ऑपरेशन. एक सेकेंड. हाँ, तो व्हाट इज जस्ट एंड इक्विटेबल, तो ऐसा लगता है कि हाँ कर ही देना चाहिए. जैसे कि सीवियर ऑपरेशन हो रहा है तो वाइंड अप कर दो. डेडलॉक इन प्राइवेट कंपनी हैविंग 2 मेंबर्स. 2 ही मेंबर है, एक मेंबर ये बोलता है, एक मेंबर वो बोलता है, तो डेडलॉक हो चुका है. अनलॉफुल पर्पस के लिए बना था, जोल के लिए, या बबल या शेल कंपनी है, मतलब सिर्फ ऑन पेपर है ये, बाकी कुछ काम धंधा वगैरह है नहीं, शायद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया रहेगा. फिर 272 पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, कि कौन है ये जो पिटिशन फाइल करेगा एनसीएलटी में आके. तो पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी शैल बी प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग. या तो कंपनी, या तो कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी, या तो आरओसी, या तो पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी, या सीजी और एसजी व्हेन द कंपनी एक्ट्स अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी या सोवरेनिटी. तो बेसिकली ये 5 लोग कोई भी हो सकता है इसमें से. कंपनी, कॉन्ट्रीब्यूटरी. व्हाट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी? तो कॉन्ट्रीब्यूटरी इज लाइक अ शेयर होल्डर, चाहे वो प्रेजेंट हो या चाहे वो एक्स मेंबर हो. 285 में आगे पढ़ेंगे. फिर आरओसी है, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सीजी है, एंड गवर्नमेंट खुद करेगा अगर वो नेशनल इंटरेस्ट वगैरह के खिलाफ काम किया रहेगा उसने तो. अब हर एक के लिए छोटा छोटा डिटेल है. जैसे कि कंपनी अगर करता है ना फाइल पिटिशन, तो देखो, इफ इट इज बाय द कंपनी तो पिटिशन शैल बी एक्सेप्टेड ओनली इफ अकम्पनीड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? तो बेसिकली तुम्हारा फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के ऊपर एक थोड़ा सा डिटेल्ड रिटर्न टाइप होता है, तो वो तुमको देना ही पड़ेगा. बाय कॉन्ट्रीब्यूटरीज, अगर कॉन्ट्रीब्यूटरीज पिटिशन फाइल कर रहे हैं तो पिटिशन कैन बी फाइल्ड इफ ही हैज हेल्ड शेयर्स फॉर एटलीस्ट 6 months ड्यूरिंग 18 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप. अगर आज वाइंडिंग अप शुरू हुआ है तो फिर आज से पहले तुम लास्ट 18 months कैलकुलेट करो. उस लास्ट 18 months में से एटलीस्ट 6 महीने उसके पास शेयर्स होने चाहिए. फिर इफ शेयर्स हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम थ्रू डेथ ऑफ फॉर्मर होल्डर, किसी होल्डर के डेथ होने से इसके पास शेयर आए हैं, लीगल हायर वगैरह रहेगा तो, या इवन इफ ही होल्ड्स फुल्ली पेड अप शेयर्स, और इफ द कंपनी हैज नो और सरप्लस नो एसेट्स या सरप्लस एसेट्स नहीं है उसके पास. सो ऐसा पढ़ना है इसको, इफ द कंपनी हैज नो एसेट्स और नो सरप्लस एसेट्स वैसा. तो बेसिकली वो ये बोल रहा है कि बॉस कॉन्ट्रीब्यूटर ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि उसको पार्टली पेड अप शेयर्स ही होना चाहिए. कॉन्ट्रीब्यूटरी में फुल्ली पेड अप शेयर्स वाले भी आता है, बट उनका कुछ लायबिलिटी नहीं होता है कंपनी को. जैसे पार्टली पेड अप होता है ना, तो उनका लायबिलिटी होता है, जो अनपेड कॉल है ना वो. तो इवन इफ ही इज होल्डिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स तो भी वो पिटिशन कर सकता है. एंड अगर कंपनी में एसेट्स नहीं है तो भी पिटिशन कर सकता है. कंपनी में सरप्लस एसेट्स नहीं है लायबिलिटी रीपे करने के लिए, फिर भी वो कर सकता है. इनफैक्ट अगर एसेट्स सरप्लस नहीं है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू फाइल एन एप्लीकेशन. नहीं तो फिर क्या हो जाता है, नो एसेट्स तक आ जाएगा, ऐसे ही कैश जो है वो बर्न हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा. तो ऐसा कोई भी तुमको रोकने नहीं वाला है. ऐसा नहीं बोलेगा कि चल ये तो कंपनी में एसेट्स है ही नहीं, तो हाउ कैन यू फाइल एन एप्लीकेशन. अरे यही राइट टाइम है, एप्लीकेशन फाइल कर लो.
नहीं तो सिचुएशन और वर्स होता जाएगा और लायबिलिटीज जो है वो कभी रिपे नहीं होएगा। फिर एक और है, इफ आरओसी इज फाइलिंग, तो बाय आरओसी रहेगा पिटिशन, तो आरओसी शैल obtain सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन टू फाइल द पिटिशन। सीजी शैल गिव रॉबिनहुड टू द कंपनी एंड देन सैंक्शन। तुम आरओसी हो तो तुम पहले सीजी के पास जाओगे परमिशन मांगने की, क्या मैं पिटिशन फाइल करूं। सीजी बोलता है रुक जा, कंपनी के साथ मेरे को बात करने दे, एंड देन आई गेट बैक टू यू, और फिर उसको सैंक्शन करता है। जो भी पिटिशनर है मस्ट फाइल अ कॉपी ऑफ पिटिशन विद द आरओसी, and ROC will submit his views within 60 days of receipt of the copy to the NCLT. And of course petitioner में कौन कौन आएंगे, तो कंपनी आएगा, कॉन्ट्रीब्यूटरी आएगा, सीजी या एसजी आएगा, या उसका कोई ऑथराइज पर्सन आएगा। आरओसी नहीं आएगा इधर, बिकॉज सी आरओसी पिटिशनर होता तो वो कॉपी अपने ही पास क्यों फाइल करता। सो ऑल द अदर 4 आर पिटिशनर्स, तो इन दैट केस दे विल फाइल अ कॉपी विद आरओसी, और आरओसी अपने व्यूज बताएगा विद इन 60 डेज, किसको, एनसीएलटी को। फिर नेक्स्ट है सेक्शन 273, पावर्स ऑफ द एनसीएलटी ऑन रिसीट ऑफ पिटिशन। तो क्या क्या पावर है, तो इट में डिसमिस इट विथ और विदाउट एनी कॉस्ट। व्हाट इज विथ और विदाउट एनी कॉस्ट, तो बेसिकली कोई भी टाइप का किसी ने फालतू का एप्लीकेशन किया रहेगा तो उसको हम कॉस्ट लगाएंगे कि भाई ले, तेरे को अभी ये कॉस्ट है, तेरे को पे करना पड़ेगा। इट मे बी एनी लीगल चार्जेस और एनी अदर थिंग लाइक स्मॉल डैमेजेस। मेक एनी इंटरिम ऑर्डर, बीच में कोई ऑर्डर बनाना है तो, या मेक अ वाइंडिंग अप ऑर्डर विथ और विदाउट कॉस्ट, मतलब फाइनल ऑर्डर बेसिकली। अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर टिल द मेकिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। कभी कभार ये होता है कि तुमने इंटरिम ऑर्डर बनाया, यू अपॉइंटेड अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, थोड़े टाइम बाद फाइनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर बना, एनीथिंग इज फाइन। एंड ये जो है प्रोविजनल लिक्विडेटर का, उसमें ऐसा है कि यू विल हैव टू गिव रॉबिनहुड टू द कंपनी बिफोर अपॉइंटमेंट। रॉबिनहुड देना पड़ेगा कंपनी को, प्रोविजनल लिक्विडेटर आए उसके पहले। नो नीड टू गिव रॉबिनहुड फॉर स्पेशल रीजंस इन राइटिंग, कभी कभार अर्जेंसी वगैरह रहेगी, या कोई भी एक्सवाइजेड रीजन की वजह से हमको ऐसा चाहिए कि अभी के अभी ये अपॉइंट हुए एंड वी डोंट हैव टाइम, या कोई भी अदर रीजन है, तो रीजन इन राइटिंग नोट डाउन करेगा ट्रिब्यूनल एंड इट कैन अपॉइंट, एंड एनी अदर ऑर्डर्स एज इट मे डीम फिट। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर अबव, तो 90 days फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशन। मतलब आज अगर मैं एनसीएलटी के पास गया ना मेरा पिटिशन लेके, तो 90 डेज के अंदर इसमें से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर ट्रिब्यूनल शैल नॉट रिफ्यूज टू वाइंड अप merely because company has no assets या mortgage value is greater than or equal to asset value। मतलब कि ट्रिब्यूनल तुमको अगर ऐसा बोलता है ना कि तुम्हारे पास तो कोई एसेट ही नहीं है, तो आई एम रिफ्यूजिंग, तो ऐसा नहीं होता है। एसेट हो या ना हो, इट कांट रिफ्यूज बेस्ड ऑन दैट रीजन। ठीक है, समझो आज एसेट नहीं है बट रिसीवेबल रहेगा तो कोई, समझो ऐसे ही कंटिंजेंट कुछ ना कुछ हो गया, समझो आगे जाके फ्यूचर में, एंड कुछ ना कुछ रिसीवेबल निकला आगे तो इन फ्यूचर, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि चलो आज तो एसेट है ही नहीं तो जाओ तुम्हारा वाइंडिंग अप रिफ्यूज हुआ, ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली मॉर्गेज वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एसेट वैल्यू। समझो एक प्रॉपर्टी रहेगा 1 करोड़ का, वो मैंने गिरवी रखेला है और सामने मॉर्गेज लिया है। मॉर्गेज का जो वैल्यू है या लोन का जो वैल्यू है, लेट्स से इट इज 10 करोड़। क्वाइट पॉसिबल कि जब भी मैंने लोन लिया था ना, तभी ये जो प्रॉपर्टी है वो 10 करोड़ का था, बट अभी डिग्रेड हो के वो 1 करोड़ का हो चुका है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं वाइंडिंग अप रिजेक्ट कर दूं? द आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता है। सो मियरली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ट्रिब्यूनल विल नॉट रिजेक्ट। इट मे रिफ्यूज टू वाइंड अप इफ एनी अदर रेमेडी इज अवेलेबल टू द पिटिशनर। पिटिशनर को अगर कोई और सोल्यूशन मिलता है ना, तो फिर ये वाइंडिंग अप मत करो, मतलब वाइंडिंग अप शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम वाइंडिंग अप करना। फिर 274 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एसओए। तो व्हेन पिटिशनर इज अदर देन कंपनी, देखो ऊपर है ना, अपन पढ़ रहे थे ना, जब भी कंपनी को बोला था कि तू पिटिशन कर रहा है ना, तो कंपलसरीली एसओए फाइल करना ही होगा। देन व्हाट अबाउट अदर देन कंपनी वाले पिटिशनर? तो व्हेन पिटिशनर अदर देन कंपनी, मतलब पिटिशनर इज अदर देन कंपनी एंड एनसीएलटी इज सैटिस्फाइड दैट अ प्राइमा फेसाई केस फॉर वाइंडिंग अप इज मेड आउट, then NCLT may direct the company to file objections plus SOA within 30 days plus extension from the date of order या direction का डेट। मतलब बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे अगर लगता है ना आज कि हाँ वाइंडिंग अप का केस जो है ना वो बन रहा है,
तो मैं आज के आज कंपनी को एक डायरेक्शन भेजूंगा एज अ ट्रिब्यूनल, और कंपनी को मैंने आज डायरेक्शन भेजा तो 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा, ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, एसओएबी फाइल करेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एनसीएलटी may direct the petitioner to deposit a security for costs as a precondition to issue directions to the company। अभी जो ऊपर डायरेक्शन बोला ना कि तुमको ऑब्जेक्शन फाइल करना है एंड एसओए वगैरह देना है विद इन 30 डेज, तो ये डायरेक्शन देने के लिए वो पिटिशनर से एक छोटा सा अमाउंट लेगा या सिक्योरिटी लेगा। बिकॉज देखो नहीं तो फिर फ्रिवलस निकलेगा, वेक्सेशियस निकलेगा, फालतू का निकलेगा, तो बेटर है कि उससे तुम एक छोटा सा डिपॉजिट ले लो, कोई भी टाइप का सिक्योरिटी, इट कैन बी एनीथिंग, एसेट और मनी, एनीथिंग। If NCLT passes the winding up order, then the directors and officers of the company shall submit books of accounts audited up to the date of winding up order at the cost of company within 30 days of winding up order to the liquidator। मतलब जल्दबाजी में काम होने वाला है। वाइंडिंग अप ऑर्डर आज आया तो 30 दिन के अंदर फुल ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स आ जाना चाहिए लिक्विडेटर के पास। कॉन्ट्रावेंशन है तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन 25,000 to 5 lakh और बोथ। एंड इफ एसओए इज नॉट फाइल्ड, बहुत हार्श प्रोविजन, देन द कंपनी शैल लूज द राइट टू अपोज द पिटिशन। मतलब ये एसओए इतना इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कि अगर उसने नहीं किया तो भाई तुम्हारा अपोज करने का ही राइट चला गया। फॉर कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रावेंशन, तो कहां पर तुमको कंप्लेंट फाइल करना है? देखो ये जो कंप्लेंट होता है बेसिकली किसके लिए होता है, यहाँ पर जो लिखा है ना, ये इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है वगैरह, और ऊपर तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया था ये वाला कि अगर एनसीएलटी ने बाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया तो डायरेक्टर्स ऑफिसर्स वगैरह को बोला है कि यू हैव टू सबमिट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल। हाउ डू वी प्रूव कि ये डायरेक्टर का गलती है? तो वी कंडक्ट ट्रायल्स एंड एवरीथिंग एट अ कोर्ट। तो वही है, फॉर कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रावेंशन, तो इट हैज टू बी फाइल्ड एट स्पेशल कोर्ट। कौन फाइल करेगा? तो आरओसी, प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर, मतलब फाइनल वाला, और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द एनसीएलटी। तो ये इसमें से कोई भी लोग क्या है, स्पेशल कोर्ट में जाके कंप्लेन करेंगे एंड देन दे विल डिटरमाइन कि किसने क्या झोल किया है, क्या कॉन्ट्रावेंशन किया है, और अकॉर्डिंगली दे विल बी लेविड विद अ फाइन और जेल। 275 कंपनी लिक्विडेटर, तो एनसीएलटी शैल अपॉइंट ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है पता है? इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और हर एक एनसीएलटी के बेंच को ना ये ऑफिशियल लिक्विडेटर दिया जाता है। तो या तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा या फिर अ लिक्विडेटर फ्रॉम पैनल ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर आईबीसी। क्या बनाएगा इसको? कंपनी लिक्विडेटर बनाएगा। NCLT shall appoint a provisional liquidator from amongst same insolvency professional under IBC। और ये दोनों भी जो है ना, या तो कंपनी लिक्विडेटर बनाया या तो प्रोविजनल लिक्विडेटर अभी के लिए टेम्पररी बनाया। एवरीथिंग विल बी एट द टाइम ऑफ पासिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, अभी के अभी। NCLT shall lay down the terms and conditions of appointment and it may restrict the powers of a provisional liquidator। जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ना, उसके थोड़े पावर्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। Company liquidator or or provisional liquidator will have to file declaration of lack of independence or disclosure of conflict within 7 days of appointment। किसको? अगेन एनसीएलटी को। मतलब कि तुम अगर समझो ये कंपनी को वाइंड अप कर रहे हो, ये कंपनी में तुम्हारी वाइफ डायरेक्टर है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं बोला कि तुम नहीं बन सकते लिक्विडेटर, यू जस्ट हैव टू डिस्क्लोज। उसके बाद एनसीएलटी के ऊपर है, इफ इट वांट्स टू अलाउ यू इट कैन अलाउ यू। फिर 276 रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर, तो ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स एंड फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग एनसीएलटी में रिमूव द लिक्विडेटर आफ्टर गिविंग रॉबिनहुड। क्या क्या ग्राउंड्स है रिमूवल का? तो ये एक छोटा सा चार्ट है। रीजनेबल ग्राउंड्स है, पहला मिसकॉन्डक्ट किया, फ्रॉड किया, प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस है और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, inability to act as liquidator and conflict of interest और lack of independence justifying the removal। बहुत क्लोज कनेक्शन होगा वो कंपनी के साथ, तो उसको रिमूव करना ही बनता है, अदरवाइज ही मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। तो ये 5 रीजन है
कि तुम प्रोफेशनली अभी इनकम्पिटेंट हो चुके हो, प्रॉब्ली तुम्हारा जो डिग्री है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ लॉयर, समझो तुम्हारा लॉयर का जो प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होता है वो छीन लिया गया है, या तुमने कोई प्रॉपर केयर नहीं लिया या झोल किया वगैरह वगैरह। अगर फ्रॉड किया तो एनी डैमेज टू द कंपनी शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम सच लिक्विडेटर इफ ऑर्डर्ड बाय एनसीएलटी। तो बेसिकली फ्रॉड किया ना तो रिमूव तो होएगा ही विल हैव टू आल्सो मेक गुड द लॉस फेस्ड बाय द कंपनी, और फिर रिप्लेस कर देगा इसको। सो एनसीएलटी में रिप्लेस सच लिक्विडेटर एंड ट्रांसफर द वर्क टू अ न्यू लिक्विडेटर। ओके, फिर 277 intimation to the company liquidator or provisional liquidator and the ROC। तो ऐसा है कि NCLT on making the order for appointment of provisional liquidator or winding up, कोई भी order या तो provisional liquidator आया या तो directly winding up, so it will intimate in 7 days किसको, company liquidator को या provisional whatever the case is and ROC को। आरओसी क्या करेगा, इट विल इंटीमेट द स्टॉक एक्सचेंज ऑन विच द कंपनी इज लिस्टेड। वेरी रेयर केसेस में ये होता है कि डायरेक्टली एनसीएलटी ने यहां पर ये वाले चैप्टर में वाइंडिंग अप शुरू कर दिया, वाइंडिंग अप ऑर्डर पास किया एंड डायरेक्टली आरओसी इज गोइंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। नॉर्मली ये नहीं होता है, कोई भी कंपनी के लाइफ साइकिल में अगर वो लिस्टेड है तो पहले वो अनलिस्टेड मतलब कि डी लिस्ट होएगा एंड देन उसका उल्टा गिनती धीरे धीरे शुरू होता है। सो आरओसी ये करेगा इंटीमेट, ऑल्सो इट विल टेक रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्डर एंड नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट में भी आ जाएगा, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई इसका तो वाइंडिंग अप ऑर्डर आ चुका है। नाउ विद इन 3 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, कंपनी लिक्विडेटर विल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कंस्टिट्यूटिंग अ वाइंडिंग अप कमिटी टू असिस्ट द लिक्विडेटर। और ये एप्लीकेशन एनसीएलटी को फाइल होगा कि प्लीज मुझे एक वाइंडिंग अप कमिटी बनाने दो। उसमें कौन कौन बैठेगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच टू द एनसीएलटी, वो एनसीएलटी जो ट्रिब्यूनल रहेगा उसका बेंच, उसको जो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर असाइन किया रहेगा वो, प्लस नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर रहेगा, प्लस अ प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय एनसीएलटी, शायद सीए सीएस वगैरह कोई रहेगा। तो बेसिकली ये 3 लोग, ओएल, ओएल मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर, नॉमिनी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अ प्रोफेशनल, ये एक वाइंडिंग अप कमिटी बन सकता है टू असिस्ट द लिक्विडेटर। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाइंडिंग अप कमिटी? तो टेक ओवर द एसेट्स, रिकवर द एसेट्स, सेल द एसेट्स या प्रॉपर्टी, फिर एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, रिव्यू अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज, डिविडेंड पेमेंट अगर किधर अटका रहेगा, कॉम्प्रोमाइज, अबैंडन या सेटल क्लेम्स। कभी कभार ये होता है, इंटरनल रिको में क्या होता था, दिस क्रेडिटर हैज फॉरगॉन 20% ऑफ हिज ड्यूज वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज, तो वो सब ये कमिटी करवाता है। तो बेसिकली उसका यही काम है कि तुम एसओए चेक करो, ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह चेक करो, एसेट्स का कस्टडी लो, उसको बेचो, फिर वो पैसा जो है वो पूल में कलेक्ट करो एंड देन एट द एंड लायबिलिटीज रीपे होती है। फिर 2 टाइप के रिपोर्ट्स, liquidator shall place a monthly report plus minutes of the committee meetings signed by the members present at the meetings before the NCLT। मतलब उसको एक मंथली रिपोर्ट देना है कि ये कमिटी के साथ क्या क्या काम किया, एंड ऑल्सो वो कमिटी मीटिंग्स जो भी हुई मीटिंग उसका मिनट्स, तो वो मिनट्स को भी साइन किया हुआ रहना चाहिए, ये जाएगा एनसीएलटी में। लिक्विडेटर मेक्स अ ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट फॉर डिसोल्यूशन and winding up committee has to approve it and then it will submit it to the NCLT। मतलब पहले ड्राफ्ट बनाएगा वो, वाइंडिंग अप कमिटी अप्रूव करेगा, फिर फाइनल वाला जो है वो एनसीएलटी को जाएगा डिसोल्यूशन के लिए एक रिपोर्ट। डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर जो है ना, दैट इज डीम्ड टू बी द कमेंसमेंट डेट। याद करो आईबीसी जब भी पढ़ रहे थे ना, सेक्शन 7, 9, 10 वाला, उसमें ये होता था कि तुम्हारा जो एडमिट हुआ है ना एप्लीकेशन, कि आज एनसीएलटी ने एडमिट किया, तो दैट यूज्ड टू बी द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। यहां पर एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन का बात नहीं किया, यहां पर वाइंडिंग अप ऑर्डर आया ना, दैट इज डीम्ड टू बी द कमेंसमेंट डेट। वाइंडिंग अप ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी अ नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू ऑल ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज एंड वर्कमैन एक्सेप्ट इफ बिजनेस इज बीइंग कंटिन्यूड। मतलब अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर आया तो तुम्हारा जॉब चला गया है, बट अगर धंधा कंटिन्यू हो रहा है देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। फिर 278
Effect of the winding up order. So it operates in favor of all creditors and contributors of a company as if it were made out on joint petition of all creditors and companies. मतलब कंपनी में 10-12 क्रेडिटर रहेगा, अब उसमें से 2 क्रेडिटर ने खाली पिटिशन फाइल किया था, ठीक है, बट स्टिल वो जो 10-12 लोग हैं ना, ऐसे ही समझेंगे कि उन सब ने फाइल किया था. सो अकॉर्डिंगली वाइंडिंग अप ऑर्डर जो है इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल. ऐसा नहीं है कि जिसने पिटिशन फाइल किया सिर्फ उसी के लिए अप्लाई करता है, सारे लोगों के लिए करता है. फिर 279 is regarding stay of suits etc on winding up order or on appointment of provisional liquidator. जो भी है वाइंडिंग अप ऑर्डर आया या प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हुआ, एनी प्रोसीडिंग्स एट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट शैल कंटिन्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनी अदर प्रोसीडिंग्स विल बी स्टेड. स्टेड का मतलब क्या है, थोड़ा टाइम पॉज करो इसको, एक्सेप्ट ऑन लीव ऑफ एनसीएलटी. इसका क्या मतलब होता है, तो अगर एनसीएलटी ने लीव मतलब के परमिशन या अप्रूवल दिया ना तो चलेगा. अदर प्रोसीडिंग्स मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट वगैरह रहेगा ना, वहां पे भी अगर करना है कंटिन्यू तो करो, नो प्रॉब्लम, बट उसके परमिशन के साथ, एनसीएलटी के परमिशन के साथ. यहां पर नो परमिशन नीडेड, इधर तो फ्रीली कर सकते हो. एनसीएलटी शैल डिस्पोज एप्लीकेशन इन 60 डेज. तुमको अगर ये लीव लेना है एनसीएलटी का तो 60 दिन लगेगा, वो एप्लीकेशन को डिस्पोज कर देगा. फिर या तो तुमको लीव मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. सेक्शन 281 है. सेक्शन 281 इज सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय अ लिक्विडेटर. ये जो कंपनी लिक्विडेटर है, विद इन 60 डेज फ्रॉम वाइंडिंग अप ऑर्डर ही मस्ट सबमिट अ रिपोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स. किसको देगा, ऑफ कोर्स एनसीएलटी को देगा. क्या क्या पर्टिकुलर्स उसमें होना चाहिए, तो हमने देखा था एज इट इज, ऐसे समझो कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज टाइप है रिपोर्ट. तो कैपिटल इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, फिर एग्जिस्टिंग एंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, फिर गारंटीज गिवन बाय द कंपनी, फिर लीगल केसेस बाय एज वेल एज अगेंस्ट द कंपनी. उसके बाद लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, दे आर ड्यूज, पेबल्स, अनपेड कॉल्स वगैरह. फिर यहाँ पर नेचर डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑल्सो फ्रॉम रजिस्टर्ड वैल्यूअर. तो ऐसे बोल सकते हो नेचर डिटेल्स एज वेल एज वैल्यू ऑफ योर एसेट्स. फिर डेट्स ड्यू टू द कंपनी, मतलब कंपनी को जो लेना है ना, वो लोन दिया होगा किसी को, वो लेना है. ऑल्सो डिटेल्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह. होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का डिटेल, जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन किया किसी के साथ, या सब्सिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड है वो वाले. कंपनी लिक्विडेटर शैल ऑल्सो रिपोर्ट द फ्रॉड्स. उसको फ्रॉड्स रिपोर्ट करना होगा इफ ही थिंक्स के इफ देयर इज एनी फ्रॉड गोइंग ऑन इन द कंपनी. एंड ऑल्सो वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड स्टेप्स टेकन टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स. तो रिपोर्ट करेगा फ्रॉड्स and report on viability of the business and steps taken to maximize the value of assets. Any person describing himself to be a creditor or contributory in writing shall himself or via agent inspect the report plus take copies on payment of prescribed fees. तो ये जो भी रिपोर्ट पीरियडिकली वो भेजते रहता है एनसीएलटी को रिगार्डिंग एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह वगैरह, वो ये लोग इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं. एंड इट्स अ गुड थिंग कि ये चेक होना भी चाहिए, नहीं तो वो कभी कभार एरोनियस हो सकता है, कभी कभार फ्रॉडुलेंट रिपोर्ट भी हो सकता है. सो टू कीप अ चेक ऑन दैट. 282 डायरेक्शंस ऑफ एनसीएलटी ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर. जैसे ही इसको रिपोर्ट आया ना एनसीएलटी को, एनसीएलटी शैल फिक्स अ टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स और लेटर रिवाइज इट after hearing the liquidator, creditors, contributory or any other interested persons. मतलब आज रिपोर्ट आया ना तो उसको समझेगा कि इसको बंद करने में कितना टाइम लगने वाला है फॉर वाइंडिंग अप, तो वो एक टाइम फिक्स कर देगा. एंड बाद में अगर ठीक है नहीं जमता है तो लेटर इट कैन रिवाइज इट. इट कैन ऑर्डर सेल ऑफ एसेट्स और ऑफ द होल कंपनी एज गोइंग कंसर्न बाय अपॉइंटिंग अ सेल कमिटी. और ये सेल कमेटी में कौन बैठेगा, तो क्रेडिटर्स, प्रमोटर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, अंदर वाले ही लोग बैठेंगे. एंड ये सेल कमेटी जो है वो ट्राई करेगा टू सेल ऑल द एसेट्स या फिर पूरा कंपनी. एनसीएलटी शैल ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर 210 कंसिडर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड डायरेक्ट द लिक्विडेटर टू फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेंट अगेंस्ट द पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन सच फ्रॉड. मतलब बेसिकली अगर कोई फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजो उसको, वो रिपोर्ट आने पे
तुम बता दो लिक्विडेटर को कि जा भाई तू क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर इसके खिलाफ। फिर 283 था, 283 कस्टडी ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टीज। तो ऑन पासिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर और अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर, द कंपनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर एज द केस में भी, अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो गया तो कंपनी लिक्विडेटर, नहीं तो फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर शैल टेक इनटू हिज कस्टडी और कंट्रोल क्या क्या, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स, एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब के सारे एसेट्स ऑफ द कंपनी, and also take steps to protect and preserve the properties of the company. Assets shall be deemed to be in the custody of NCLT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, from the date of winding up order। मतलब लिक्विडेटर भले ले रहा है बट किसके बोलने पे ले रहा है, एनसीएलटी, तो एनसीएलटी के हाथ में कस्टडी होगा, ऐसा हम डीम्ड एक नोशन रहेगा वो मानेंगे। फिर लिक्विडेटर में अप्लाई टू दी एनसीएलटी and NCLT may order any person to pay or deliver any money or property of the company to the liquidator, या more specifically बोलूं तो it may order a contributory, banker, employee, agent, trustee, etc. to pay, deliver, surrender, transfer money, property, books, papers of the company to the liquidator। मतलब बेसिकली लिक्विडेटर को तुमको ये सब हेल्प करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो तुम कॉन्ट्रीब्यूटर है, तुमने कॉल्स अभी तक नहीं पे किया है, तो पे द कॉल या ट्रांसफर द मनी टू द लिक्विडेटर। सिमिलरली अगर समझो एक एम्प्लॉय है, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगा है, तो वो भी सेम, इट विल हैव टू डिलीवर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ऐसे इन सबको बोला है, या रादर इट में ऑर्डर एनी पर्सन, कोई भी होने दो, टू पे और डिलीवर और सरेंडर समथिंग एंड गिव इट टू द लिक्विडेटर। फिर 284 शुरू होते ही खत्म हो गया। प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज हु आर और हैव बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी शैल फुल्ली कोऑपरेट विद द लिक्विडेटर, एंड नहीं किया तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, फाइन अप टू 50,000 और बोथ। फिर 285 सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। तो व्हाट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी, यहां पर नीचे देखना, What is a contributory? तो 2 subsection 26 ने बताया है, it may be a present or an ex-member, it may be a holder of partly paid up shares or even fully paid up shares, but अगर fully paid up shares वाला contributory है तो that is without liability, मतलब उसका अभी कोई liability नहीं बनता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एक लिमिटेड कंपनी में, इफ यू हैव लेट्स से you've held partly paid up shares, तो ही तुम्हारा liability होता है जो अनपेड कॉल है उसका, बट फुल्ली पेड अप अगर है तो देयर इज नो लायबिलिटी एज सच। अगर लिमिटेड कंपनी है तो, अनलिमिटेड कंपनी है तो गया, फिर तो देयर इज नो लिमिट ऑन योर लायबिलिटी। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है। नाउ सून आफ्टर पासिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर, एनसीएलटी शैल सेटल अ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कॉज रेक्टिफिकेशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इफ नीडेड, अगर कोई गलती वगैरह होगी तो, कॉज एसेट्स टू बी यूटिलाइज्ड टू डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। मतलब ये सेटलर लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब क्या, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी का लिस्ट बनाओ और फिर पैसे मंगवाने शुरू कर दो और उसके बाद लायबिलिटीज रीपे करवाओ, वैसा। एनसीएलटी में डिस्पेंस विथ का मतलब क्या है, कैंसिल। सो एनसीएलटी में डिस्पेंस विथ सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज इफ इट थिंक्स दैट इट वुड नॉट बी नेसेसरी टू मेक कॉल्स। उसको लगता है ना कि नॉर्मल एसेट्स बेच के लायबिलिटीज रीपे हो जाएगा, देन डोंट गो फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरीज का सेटलमेंट, मतलब वो लास्ट ऑप्शन रखना। एनसीएलटी शैल इंक्लूड एवरी पर्सन हु इज और वाज अ मेंबर who shall be liable to contribute to the assets of the company an amount sufficient for payment of debt, liability, cost and expenses of winding up। मतलब जो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी था या है उन सब से ये 3 चीजें पेमेंट करवाने के लिए दे कैन आस्क फॉर मनी, जो एक्स्ट्रा क्या, जो अनपेड कॉल मनी है वो। कंडीशंस ऐसा है, अ पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर, मतलब के एक्स मेंबर, shall contribute only if NCLT thinks that present members cannot contribute the sufficient amount। मतलब पहले प्रेजेंट मेंबर को ये करना, टैप करना, उनसे मांगो अनपेड कॉल्स, अगर उनसे नहीं आता है कुछ भी या आया तो इनसफिशिएंट है, देन ओनली गो फॉर एक्स मेंबर्स। अब इनका लायबिलिटी जो है उसके ऊपर कुछ लिमिट है क्या,
लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज लिमिटेड टू अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो, या अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड इट हैज शेयर कैपिटल, तो भी सेम, इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स एज इफ इट वर अ लिमिटेड कंपनी या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब वही है कि अगर तुम लिमिटेड कंपनी हो तो अनपेड कॉल तक ठीक है, चलेगा, बट अगर तुम अनलिमिटेड कंपनी हो तो इन दैट केस गया, देयर इज नो लिमिट ऑन योर लायबिलिटी। एंड नो लायबिलिटी if he has ceased to be a member for last 1 year or more before the commencement of winding up। मतलब अगर वो लास्ट 1 साल में मेंबर था ना तो ही तो मुझसे पूछना, बट 1 year के पहले वो छोड़ के चला गया है, इन दैट केस यू कांट आस्क फॉर मनी इफ अ डेट और लायबिलिटी वाज कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर ही सीज टू बी अ मेंबर। अगर वो 1 अप्रैल को निकल गया एज अ मेंबर, मतलब उसने अपने जो शेयर्स है वो बेच दिए होंगे, ये सरेंडर कर दिए होंगे, एंड 2 अप्रैल को एक लोन लिया हुआ है जो रीपे नहीं हो रहा है, ये तो यू कांट आस्क दिस पर्सन क्योंकि वो 1 अप्रैल को ही निकल चुका है, तो उससे तुम अनपेड कॉल्स नहीं मंगवा पाओगे क्योंकि तुम्हारा ये लोन रीपे नहीं हो रहा है। फिर 286 कभी कभार क्या होता है कि डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स को अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए यू कैन अपॉइंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो 286 बोलता है ऑब्लिगेशन ऑफ दोज डायरेक्टर्स और मैनेजर्स, director or manager appointed with unlimited liability shall be liable to contribute as if he is a member of an unlimited company subject to the condition A and C of section 285। ये A and C क्या है अभी ऊपर अपन ने देखा, देख लो वापस। एज इफ दे आर मेंबर्स ऑफ अनलिमिटेड कंपनी उनको लायबिलिटी लगेगी। पहला अगेन सेम, वो जो मैनेजर है डायरेक्टर है ना, अगर प्रेजेंट मैनेजर और डायरेक्टर से नहीं आ रहा है तो ही एक्स मैनेजर या डायरेक्टर को टैप करो। एंड नो लायबिलिटी वही सेम, लास्ट 1 year में अगर वो निकला है तो ठीक है, अदरवाइज उसके पहले निकला है तो डोंट आस्क फॉर मनी फ्रॉम देम। सिमिलरली अगर कोई डेट या लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आफ्टर दैट डायरेक्टर और मैनेजर हैड सीज्ड और लेफ्ट दैट ऑफिस, उसके बाद अगर इंकर हुआ था तो अगेन नो लायबिलिटी। फिर 287 एडवाइजरी कमिटी, तो एनसीएलटी में while passing winding up order direct that there shall be an advisory committee to advise the liquidator and to report to NCLT on such matters as NCLT में direct। मतलब एडवाइजरी कमिटी बेसिकली लिक्विडेटर के हेल्प के लिए है, उसमें मैक्सिमम 12 मेंबर हो सकते हैं। मेंबर्स कैन बी क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज और एनी अदर्स एज एनसीएलटी में डायरेक्ट, इसमें सीए वगैरह भी हो सकते हैं इफ नीडेड। चेयरपर्सन कौन रहेगा? ऑलवेज द कंपनी लिक्विडेटर। ये कमिटी है तो मीटिंग भी होगी, तो लिक्विडेटर शैल कन्वीन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर टू एनेबल एनसीएलटी टू चूज द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। मतलब बेसिकली क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स का मीटिंग करेगा, देखेगा उनको क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए वगैरह, बट बहुत फास्ट होने वाला है, विद इन 30 days ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, ताकि एनसीएलटी चूज कर पाए कि बस कौन ये कमिटी पे बैठने वाला है। 288 company liquidator shall make periodical report on progress of winding up of a company at the end of each quarter and submit it to the NCLT। मतलब क्वार्टरली रिपोर्ट जाने वाला है। उसके बाद 290 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर है, तो सिमिलर टू सेक्शन 17, 18, 35 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये क्या था, तो बेसिकली पूरा का पूरा धंधा ये चलाएगा, कंप्लायंसेस ये करेगा, he has the power to sell the property, उसको कैसे भी तरह मैनेज करना है उसको। so any kind of a power or duty at this period, ये जो वाइंडिंग अप का पीरियड है, everything is available to the company liquidator। फिर 291 प्रोफेशनल असिस्टेंस टू कंपनी लिक्विडेटर, तो कंपनी लिक्विडेटर में with the sanction of NCLT appoint one or more chartered accountant, company secretary, cost accountant, legal practitioner or any other professional for assistance, and professionals shall disclose conflict of interest या lack of independence to the NCLT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना वापस, अपॉइंट कौन कर रहा है? लिक्विडेटर। बट तुमको जो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह है वो एनसीएलटी को ये करना है, रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस करके कंपनी है, उसमें लिक्विडेटर ने एक सीए को अपॉइंट किया है, समझो सीए माल्या करके कोई तो भी रहेगा उनके खानदान का। पता चला सीए माल्या जो है ना, उसका अंकल ही है विजय माल्या।
जो कि किंगफिशर का प्रमोटर है या डायरेक्टर, व्हाटएवर यू कॉल इट। तो इसको लैक ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं कि बॉस मैं यहाँ का भी हूँ वहां का भी हूँ, नाउ व्हाट शुड आई डू। तो कुछ नहीं, तुमको खाली डिस्क्लोज करना है, बाकी एनसीएलटी देखेगा कि यू कैन कंटिन्यू और नॉट। ये था 291। सेक्शन 292 एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ लिक्विडेटर्स पावर्स। तो ऐसा है, इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द क्रेडिटर्स लिक्विडेटर शैल हैव रिगार्ड्स टू एनी डायरेक्शंस गिवन बाय द फॉलोइंग। तो इसमें ऐसा होता है कि कोई भी एसेट को एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए या पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोग टिप्पणी दे सकते हैं आपको। कौन? तो कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड क्रेडिटर्स जो है बाय अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, और द एडवाइजरी कमिटी कैन गिव यू। फॉर एग्जाम्पल, तुमको रेजोल्यूशन ऑफ क्रेडिटर एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज ये लोग बोलते हैं कि तुम है ना ये एसेट्स का ऑक्शन करो, मजनू भाई टाइप, तो ऑक्शन करो उसको। बट एडवाइजरी कमिटी बोलता है नहीं, डोंट डोंट गो बाय ऑक्शन मेथड, डायरेक्टली बेचो, सेल इट डायरेक्टली। तो इन दैट केस अगर समझो कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है, तो विच विल ओवरराइड, तो क्रेडिटर एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी का डायरेक्शन विल ओवरराइड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? क्योंकि उनका पैसा लगा है। एडवाइजरी कमिटी जो है वो एक एक्सटर्नल कमिटी है खाली, बट मेन तो यार इनका पैसा लगा है ना। तो वो लोग जो भी बोलते हैं बाय अ रेजोल्यूशन इन द मीटिंग, वो फाइनल करना। फिर लिक्विडेटर का एक पावर है टू समन मीटिंग्स ऑफ द क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरीज। बट ये समन मीटिंग्स जो है ना, उसमें एक पॉइंट ऑप्शनल है जो बोला है कि इट विल बी फॉर द पर्पस ऑफ असर्टेनिंग देयर विशेस। मतलब क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स को चाहिए क्या, उसके लिए मीटिंग रखेगा, विच इज ऑप्शनल, बट एक ऑब्लिगेशन है मीटिंग रखने का व्हेन क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स डायरेक्ट वाया रेजोल्यूशन। वो लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन पास करके, समझो आज रेजोल्यूशन पास किया, वो लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, अप्रैल मई जून एंड ऑनवर्ड्स, हमको मीटिंग चाहिए, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ वी विल मीट। या फिर समझो वो लोग बोलते हैं या दे रिक्वेस्ट इन राइटिंग बाय 1/10 ऑफ वैल्यू होल्डर्स ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज। मतलब कि समझो अगर क्रेडिटर्स है 1 करोड़ के, तो उसमें से जिसके पास 10 लाख का है ना, समझो 10 लाख का लोन उसने दिया रहेगा आउट ऑफ 1 करोड़ का डेट, ऐसे क्रेडिटर ने अगर समझो इन राइटिंग बोला, या सब ने मिलके 10 लाख वालों ने मिलके समझो राइटिंग में बोला कि प्लीज कंडक्ट अ मीटिंग, तो फिर लिक्विडेटर विल कंडक्ट अ मीटिंग and any aggrieved person may apply at NCLT against any decision of the liquidator। शायद ऊपर अपन ने देखा ना कि वो ऑक्शन वाला उसने फॉलो किया था, ऑक्शन मेथड से सेल होगा एसेट्स। अगर कोई अग्रीव्ड है तो गो एंड अप्लाई एट द एनसीएलटी एंड सॉर्ट इट आउट। फिर 293 बुक्स टू बी केप्ट बाय द लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर शैल कीप प्रॉपर बुक्स इन विच ही शैल कॉज एंट्रीज और मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स टू बी रिकॉर्डेड। डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ उसका एंट्री एंड मिनट्स ऑफ द मीटिंग। सब्जेक्ट टू एनसीएलटीज कंट्रोल, एनी क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी में इंस्पेक्ट सच बुक्स पर्सनली और वाया एजेंट, उनको पूरा राइट है इंस्पेक्ट करने का। फिर ऑडिट ऑफ लिक्विडेटर्स अकाउंट्स। तो ऐसा है कि लिक्विडेटर जो है अकाउंट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट सेंड करेगा एनसीएलटी को एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देना है एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, इट कैन बी एनीथिंग, सेमी एनुअली या क्वार्टरली या जो भी है। एनसीएलटी कॉजेज द अकाउंट्स टू बी ऑडिटेड, लिक्विडेटर जो है वो ऑडिट करवाएगा एंड कॉपी ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स एनसीएलटी एंड आरओसी को देगा। अच्छा, अगर गवर्नमेंट कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो सीजी, एसजी और बोथ उसको भी ऑडिटेड अकाउंट्स का कॉपी जाएगा इफ दोज आर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों हो, जो भी मेंबर है उसको ये कॉपी ऑफ ऑडिट अकाउंट्स जाने वाला है। ऑल्सो लिक्विडेटर विल हैव टू सेंड प्रिंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंटेड ऑडिटेड अकाउंट्स कॉपी और इट्स समरी बाय पोस्ट टू ईच क्रेडिटर एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। एमसीक्यू में अगर आया ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बाय ईमेल वगैरह है, तो अपने को लगता है कि हाँ ये तो अलाउड है ना, बट नहीं, ये वाले पार्ट में ओनली एंड ओनली प्रिंटेड लिखा हुआ है। तो प्रिंटेड कॉपी या फिर उसका समरी भी चलेगा एंड वो भी बाय पोस्ट भेजना होगा टू एवरी कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड क्रेडिटर। 295 पेमेंट ऑफ डेट बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड एक्सटेंट ऑफ सेट ऑफ। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कंपनी जो है उसको कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसे लेने हैं, लेट्स से 10 लाख का अनपेड कॉल है, बट कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और उसमें कंपनी हैज टू पे 8 लाख फॉर एग्जाम्पल। तो क्या सेट ऑफ हो सकता है? तो आंसर इज यस, अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो। ये देखो,
NCLT may pass an order anytime after winding up order requiring the contributory to pay money due to the company. मतलब जो अनपेड है ना, वो मनी जो भी ड्यू है वो पे करने के लिए एनी टाइम आफ्टर वाइंडिंग अप ऑर्डर एनसीएलटी उसको बोल सकता है कि चल पैसा दे. What if the company has independent dealing or contract with contributory, director or manager with unlimited liability? अगर तुम्हारा कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी जिसका अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब अनलिमिटेड कंपनी में है वो, या कोई डायरेक्टर या मैनेजर जिसका अनलिमिटेड लायबिलिटी है, उसको अगर ऐसे अपॉइंट किया गया है एज इफ उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो उसके साथ अगर कोई ऐसा डीलिंग या कॉन्ट्रैक्ट है, देन एनसीएलटी में अलाउ सेट ऑफ मनी ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम द कंपनी. मतलब ड्यू टू द कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब क्या, तो 8 लाख पैसा पे करना बाकी है टू द कॉन्ट्रीब्यूटरी, शायद हमने उसे क्रेडिट परचेस किया है, अगेंस्ट द मनी ड्यू टू द कंपनी फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी. समझो 10 लाख, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी हमको 10 लाख देने वाला है ये, बट दिस डज नॉट इंक्लूड मनी ड्यू टू हिम एज अ मेंबर लाइक डिविडेंड. नहीं, इधर मनी ड्यू टू हिम ओनली विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट और डीलिंग विद द कंपनी विल बी कवर्ड. मतलब हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी के साथ, उसमें कंपनी इज ओविंग 8 लाख टू द कॉन्ट्रीब्यूटरी, सिर्फ वही काउंट करना है. इधर अगर डिविडेंड पेमेंट बाकी है वगैरह, ऐसा कोई एज अ मेंबर पेमेंट बाकी है, वो काउंट नहीं करना है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज इन द केस ऑफ एनी अनलिमिटेड कंपनी. वैसे ही अगर समझो लिमिटेड कंपनी का बात करें, तो लिमिटेड कंपनी में अनलिमिटेड लायबिलिटी किसका हो सकता है, तो ओनली ऑफ डायरेक्टर और मैनेजर. तो यहाँ पर एनसीएलटी में अलाउ सेट ऑफ मनी ड्यू टू द डायरेक्टर और मैनेजर, समझो 8 लाख, फ्रॉम द कंपनी अगेंस्ट द मनी ड्यू टू द कंपनी फ्रॉम डायरेक्टर और मैनेजर, लेट्स से 10 लाख इधर भी. दिस इंक्लूड्स मनी ड्यू टू देम विद रिस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट और डीलिंग विद द कंपनी. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर समझो तुम्हारा पैसा लेना भी बनता है एंड यू हैव टू आल्सो पे टू द कंपनी, तो सामने सामने सेट ऑफ कर दो. एंड समझो अगर ऐसा होता है कभी कभार कि if the company owes 10 lakh to the contributory and the contributory owes 8 lakh to the company. मतलब अभी उल्टा केस मैंने लिया है, ऊपर उल्टा लिया था. अब कंपनी जो है वो कॉन्ट्री को 10 दे रहा है एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है वो कंपनी को 8 देने वाला है. तो क्या करने का, तो जो 2 लाख है नेट वो तो फ्लो होने ही वाला है, बट कभी, दैट इज द क्वेश्चन. तो देखो, व्हेन क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ द कंपनी में अलाउ सेट ऑफ सच अमाउंट्स एंड पे 2 लाख टू द कॉन्ट्रीब्यूटरी. मतलब पहले तो क्रेडिटर्स को पे ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो शेयर होल्डर का नंबर आता है ना. तो अगर ऐसा कोई सीन है तो इन दिस केस पहले क्रेडिटर्स को पे ऑफ करो, उसके बाद अगर बचा है कुछ तो ये 2 लाख जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी को पे ऑफ करना. फिर 296 पावर ऑफ द एनसीएलटी टू मेक कॉल्स ऑन ऑल और एनी ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज फॉर सैटिस्फाइंग डेट, लायबिलिटी, cost of winding up of the company either before or after it has ascertained sufficiency of assets of a company. मतलब sufficiency या तुम्हारे assets जो है वो sufficient होंगे कि नहीं, वो तुमने determine किया हो या नहीं किया हो, फर्क नहीं पड़ता. You can make calls on any of the contributories या all of the contributories. उसके बाद 297 है, NCLT shall adjust the rights of contributories among themselves and distribute the surplus among entitled ones. मतलब प्रो रेटा का बात कर रहा है. अगर एक कॉन्ट्रीब्यूटरी है, जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद है ना अपने पास सरप्लस बचा है 10 लाख एंड जो कैपिटल है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल वगैरह समझो वो 20 लाख है, तो बेसिकली सबको आधा आधा दो, क्योंकि 20 लाख के शेयर होल्डर को 10 लाख ही मिल रहा है खाली, तो सबको आधा आधा दो उनके होल्डिंग का प्रो रेटा में. फिर 298 पावर ऑफ एनसीएलटी टू ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप आउट ऑफ एसेट्स व्हेन assets are insufficient, assets are less than liabilities, in such priority as it thinks just and proper. क्योंकि वाइंडिंग अप का एक्सपेंसेस जो है वो पहले निकालना पड़ेगा, तो एनसीएलटी को पावर दिया है. यही सेम 327 में देखेंगे तो एक प्रायोरिटी आएगा, उसमें अपन देखेंगे थर्ड वाले रैंक में आएगा. पहले रैंक में आते हैं 2 पॉइंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, फिर सेकेंड वाले रैंक में आएगा वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड थर्ड रैंक में बहुत पूरा दुनिया आता है, तो वहां पर ये वाइंडिंग अप का कॉस्ट. उसके बाद 299 पावर टू समन पर्सन्स सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. मतलब तुम्हारे पास अगर कंपनी का कोई चीज है तो तुमको समन किया जा सकता है, एनसीएलटी में बुलाया जा सकता है एट एनी टाइम आफ्टर पासिंग वाइंडिंग अप ऑर्डर और आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर, व्हाटएवर द केस इज,
एनसीएलटी में समन, किसको समन या किसको बुला सकता है ट्रिब्यूनल में? एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी या एनी पर्सन सस्पेक्टेड टू हैव बुक्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इन हिज पोजेशन, या एनीबॉडी केपेबल ऑफ गिविंग एनी इंफॉर्मेशन। किसी के पास कोई मेरा बुक्स या प्रॉपर्टी है या कोई मेरा ऑफिसर है या कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, तो उसको समन करेगा एनसीएलटी। ये पहला पावर हुआ। फिर उसको समन करने के बाद पूछताछ भी करेगा, तो एग्जामिन ऑन ओथ वाया द फॉलोइंग, मतलब उसको क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा। एग्जामिन ऑन ओथ वाया, पहला होता है वर्ड ऑफ माउथ, सेकंड रिटन इंटरोगेटरीज एंड देन एफिडेविट। वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या, तो ओरली इसको पूछेंगे हम सब, बट फिर इट मे आस्क हिम टू राइट द आंसर्स एंड साइन द पेपर। जो बोला है वो अब लिख, पंचनामा टाइप, एंड देन उसको साइन कर। या फिर रिटन इंटरोगेटरी पहले से ही होगा, एक रिटन पूरा फॉर्म होगा, उसको तुमको फिल करना है। या फिर एक एफिडेविट, एक अग्रीमेंट टाइप डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें तो सब जो भी है वो सच लिखना पड़ेगा। तो पहला पावर क्या था कि तुम किसी को बुला सकते हो, समन। सेकेंड पावर एग्जामिन ऑन ओथ। फिर थर्ड पावर एनसीएलटी में ऑर्डर फॉर बुक्स एंड पेपर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट कंपनी फ्रॉम एन ऑफिसर और पर्सन समन्ड, मतलब डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये थर्ड पावर हुआ। एंड देन एनसीएलटी में ऑर्डर एनीवन टू रीपे हिज डेट टू द कंपनी लिक्विडेटर और डिलीवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी टू द कंपनी लिक्विडेटर। क्वाइट पॉसिबल कि समझो वाइंडिंग अप वगैरह हो गया, सारे एम्प्लॉइज का समझो जॉब चला गया और उनके पास है ना कंपनी के लैपटॉप है, समझो 1000 एम्प्लॉइज है, सबके पास लैपटॉप है, कोई नहीं दे रहा है। तो एनसीएलटी सबको समन करेगा और बोलेगा कि बॉस ये जो प्रॉपर्टी है ना वो कंपनी का प्रॉपर्टी है, वो दे कंपनी लिक्विडेटर को, एंड देन लिक्विडेटर विल सेल इट एंड देन रीपे द लायबिलिटीज। और ये जो ऑर्डर है ना टू डिलीवर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी टू द लिक्विडेटर, वो ऑर्डर इज इक्विवेलेंट टू अ डिक्री अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। डिक्री मतलब क्या होता है, तो इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन यू। अगर तुम ये फॉलो नहीं करते हो तो पुलिस कंप्लेंट एंड जेल डायरेक्टली। इफ अ पर्सन फेल्स टू अपीयर एट एनसीएलटी देन एनसीएलटी में इम्पोज एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट, मतलब डायरेक्टली फाइन टाइप कुछ लगा देगा। सेक्शन 300 ऊपर वाले जैसा ही एग्जैक्टली, पावर ऑफ एनसीएलटी टू समन एंड एग्जामिन अ पर्सन हु हैज कमिटेड अ फ्रॉड विथ रिस्पेक्ट टू प्रमोशन, फॉर्मेशन और कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी को प्रमोट किया, फॉर्म किया एंड उसके अफेयर्स जो कंडक्ट किए बट फ्रॉडुलेंट वे में, तो सेम समन करो, उसको बुलाओ, एग्जामिन ऑन ओथ वगैरह वगैरह। फिर 301 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, अरेस्ट ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू लीव इंडिया और एब्सकॉन्ड या एस्केप एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर पासिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर, मतलब अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ है तो भी चलेगा, या समझो पास हो चुका। इफ एनसीएलटी इज सेटिस्फाइड that a contributory or a person having property, papers, accounts of the company in his possession is about to leave India, abscond मतलब के escape, और remove और conceal any property for, किसके लिए करेगा ये लीविंग इंडिया वगैरह, तो फॉर इवेडिंग द पेमेंट ऑफ कॉल्स और फॉर अवॉइडिंग एग्जामिनेशन। मतलब एनसीएलटी होता है कोई ऐसा बंदा है या तो कॉन्ट्रीब्यूटरी या तो जिसके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह है, वो इंडिया छोड़ के चला जाएगा या फरार हो जाएगा, ऋषिकेश की पहाड़ियों में किधर घुस जाएगा, या फिर रिमूव और कंसील प्रॉपर्टी वगैरह। फॉर इवेडिंग पेमेंट ऑफ कॉल, मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी इंडिया के बाहर चला गया ताकि उसको कॉल पे ना करना पड़े, ऐसा कुछ। देन एनसीएलटी में कॉज द कॉन्ट्रीब्यूटर टू बी डिटेन्ड। डिटेन मतलब क्या, तो उसके कस्टडी में उसको रखेंगे जैसे कि प्रिजन में रखते हैं वैसे। हिज बुक्स और पेपर्स एज वेल एज मूवेबल प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड एंड केप्ट सेफली। तो विजय माल्या अगर समझो बाहर भागने वाला है, ही इज गोइंग टू लीव इंडिया और एब्सकेंड और एस्केप फॉर अवॉइडिंग एनी पेमेंट ऑफ अनपेड कॉल फॉर एग्जाम्पल, तो एनसीएलटी क्या कर सकता है, अभी ही उसको डिटेन करके उसके बुक्स, मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह सब सीज कर सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी यहां पर नहीं लिखा है, ध्यान रखना। फिर 302 डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी। फाइनली कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ। व्हाट इज वाइंडिंग अप? ऑन कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप मतलब एसेट्स से पैसा आया और फिर वो लायबिलिटी को पैसा चला गया, ये वाइंडिंग अप हो गया। और ऑन एनी जस्ट एंड रीजनेबल ग्राउंड, कोई और रीजन की वजह से, लिक्विडेटर शैल अप्लाई फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी टू द एनसीएलटी। अब कंपनी रहेगी ही नहीं एंड एनसीएलटी डिसोल्यूशन ऑर्डर देगा लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर विल हैव टू फॉरवर्ड विद इन 30 डेज टू द आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फेलियर 5000 पर डे का फाइन लगेगा। याद रखना इधर एनसीएलटी जो है वो डिसोल्यूशन ऑर्डर कंपनी को नहीं दे सकता क्योंकि कंपनी एग्जिस्टिंग ही नहीं है, अब डिसॉल्व हो चुका है। उसके बाद से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है 326 ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। तो फॉलोइंग डेट्स शैल बी पेड इन प्रायोरिटी टू द अदर डेट्स, वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेरी पस्सू,
मतलब ये ऐसा समझो फर्स्ट रैंक है, बट एक्चुअल में फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। ये देखो what is workman, तो workman is basically an employee of a company which is workman as per Industrial Disputes Act 1947। अब ये जो वर्कमैन ड्यूज है उसमें आते हैं 4 लोग, कौन 4 लोग? तो पहला एनी वेजेस, सैलरी, कमीशन और कॉम्पेंसेशन एज पर आईडीए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फिर अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन। अब ये दोनों जो है ना, ये फर्स्ट रैंकिंग है इफ अनपेड फॉर लास्ट 2 years बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर। तो ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हो गया, जो भी बचा वो सेकंड में आएगा। फिर वर्कमैन ड्यूज में और भी है, सम्स ड्यू फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुइटी फंड और एनी अदर फंड मेंटेन बाय द कंपनी। फिर कॉम्पेंसेशन विद रिस्पेक्ट टू डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कमैन, किसी का डेथ हुआ, डिसेबलमेंट वगैरह हुआ तो उसको जो कॉम्पेंसेशन पे करना बाकी है वो भी ड्यूज में आता है। बट एक्सेप्शन है दो, वो 2 केस में लायबिलिटी किसी और की है वर्कमैन ड्यूज की। तो पहला, कंपनी इज वोन्ड अप वॉलंटरीली फॉर द पर्पज ऑफ अमालगमेशन और रिकंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल ए कंपनी बी कंपनी दोनों मिलके सी कंपनी बन गया। ये तो अब ए कंपनी का वर्कमैन ड्यू था पहले, डेथ का या डिसेबलमेंट का कॉम्पेंसेशन, बट अब वो लायबिलिटी किसका है? सी का है। तो ए जब ये वाइंडिंग अप हो रहा है ना, तभी ये प्रायोरिटी में आएगा ही नहीं। सिमिलरली अगर ए का समझो 2 हिस्सा हो रहा है, बी एंड सी, तो वो जो नया कंपनी रिजल्टिंग कंपनी है उसका लायबिलिटी हो गया, ए का नहीं है। एंड ऑल्सो एक्सेप्ट इफ कंपनी हैज एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेम, तो ऑफकोर्स इंश्योरेंस कंपनी का वो लायबिलिटी है, अपना लायबिलिटी है ही नहीं, तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा वर्कमैन ड्यूज से, क्योंकि दूसरे का लायबिलिटी। तो ये चारों आते हैं वर्कमैन ड्यूज में। बट देयर इज एन ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। ओवरराइडिंग प्रायोरिटी में फर्स्ट है वर्कमैन ड्यूज का पॉइंट 1 and 2 अनपेड फॉर 2 years प्रीसीडिंग द वाइंडिंग अप ऑर्डर। 1 and 2 क्या है? तो वेजेस, सैलरी, कमीशन या कॉम्पेंसेशन अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड अक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, ये लास्ट 2 साल का। अगर समझो लास्ट 3 साल का पेंडिंग है तो अपने को लास्ट 2 साल का ही लेना है, एंड जो प्रीवियस थर्ड वाला जो साल है, मतलब एकदम इनिशियल वाला जो बचा है, उसको तुम नीचे सेकेंड वाले में डाल दो, अदर वर्कमैन ड्यूज में एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो ये जो पॉइंट 1 and 2 है, लास्ट 2 साल का अगर पेंडिंग है तो फर्स्ट प्रायोरिटी। लास्ट 5 साल का पेंडिंग है तो 2 साल को पहले में डालो, उसके पहले वाले 3 साल को सेकेंड में डाल दो, यहाँ पर सिंपल। ऑल्सो जो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है ना, वो भी इधर ही आ जाएगा, एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स पेरी पस्सू। एंड फिर बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आईसीआई ने इसको बहुत बार पूछा हुआ है, तो तुमको वर्कमैन्स पोर्शन ऑफ सिक्योरिटी करके पूछा रहेगा। तो इफ वैल्यू ऑफ सिक्योर्ड एसेट इज लेट्स से 1 lakh rupees एंड दैट इज इनसफिशिएंट टू पे ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ 3 lakh एंड वर्कमैन ऑफ 1 lakh, तो क्या करने का? तो सिक्योर्ड एसेट 1 लाख का है, इसको तुम सेल करना, सेल करो एंड गेट 1 lakh। 1 lakh को तुमको पेरी पस्सू डालना है, अज्यूमिंग के वो पॉइंट 1 and 2 नहीं है। इंस्टीट्यूट हर एक आंसर में वो पॉइंट 1 and 2 को अज्यूम नहीं करता है, डायरेक्टली पेरी पस्सू लेता है। तो इसको 3:1 में तुमको बेसिकली बांटना है। फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो वर्कमैन का पोर्शन कितना, तो अमाउंट रियलाइज्ड मल्टीप्लाइड बाय वर्कमैन ड्यूज अपॉन वर्कमैन ड्यूज प्लस सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अमाउंट रियलाइज 1 लाख है, वर्कमैन का ड्यू 1 लाख है, डिवाइड बाय वर्कमैन ड्यू 1 लाख एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर 3 लाख ऐड कर दो, तो नथिंग बट 1 lakh इंटू 1/4 ही हुआ, विच इज 25,000। सिक्योरिटी बेचो और 25,000 वर्कमैन को दो, तो 75,000 जो है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पोर्शन हो जाएगा। तो 326 देख लिया, उसमें याद रखना 2 प्रायोरिटी, पहला जो लास्ट 2 साल वाला जो फर्स्ट 2 पॉइंट था वो, एंड सेकंड में अदर वर्कमैन एंड सिक्योर्ड को पेरी पस्सू था। अब 327 प्रेफरेंशियल पेमेंट्स, तो थर्ड रैंक से ही शुरू करेंगे, कॉस्ट एंड एक्सपेंस ऑफ वाइंडिंग अप। फोर्थ रैंक पेरी पस्सू 7 आइटम, 7 का 7 आइटम याद रखना है। पहला है टैक्स, सेस एक्सेट्रा ड्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी विद इन लास्ट 12 months बिफोर रेलेवेंट डेट। ये रेलेवेंट डेट क्या होता है? तो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर इफ अपॉइंटेड, नहीं तो फिर डायरेक्टली डेट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर, वॉट एवर द केसेस। तो लास्ट 12 महीने का गवर्नमेंट का ड्यू। उसके बाद वेजेस, सैलरी, कमीशन ड्यू टू एम्प्लॉय अदर देन वर्कमैन विद इन 4 months इन लास्ट 12 months बिफोर द रेलेवेंट वाइंडिंग अप या वो प्रोविजनल लिक्विडेटर वाला डेट। तो बेसिकली लास्ट 12 महीने का तो देखना है, बट ओनली 4 months। कभी कभार क्या होता है पता है, समझो अपना दिसंबर में लेट्स से वाइंडिंग अप ऑर्डर आया, ठीक है, तो लास्ट 12 महीने का देखो, समझो जैन से लेके दिसंबर, तो इसमें डायरेक्टली लास्ट 4 months नहीं बोला है, लास्ट 12 months में से 4 months बोला है। क्योंकि क्या होता है पता है, अगर समझो कोई एम्प्लॉय है यहाँ पर फरवरी में ही वो क्विट करके निकल गया तो
तो वो लास्ट 4 मंथ्स में तो रहेगा ही नहीं ना इधर, इसके लिए बोला है कि लास्ट 12 महीना बट उसमें से 4 महीने, तो प्रोबेबली जो सबसे हायर रहेगा ना तुम्हारा अमाउंट, दैट कैन बी क्लेम्ड इन दिस प्रायोरिटी। फिर अक्रूड हॉलिडे रेम्यूनरेशन, उसके बाद सम्स ड्यू टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी फंड और एनी अदर फंड मेंटेन बाय द कंपनी। फिर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन विद रिस्पेक्ट टू डेथ और डिसेबलमेंट, बट इधर एक्सेप्शन है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ना तो फिर वो यहाँ पर आएगा ही नहीं क्योंकि मेरा लायबिलिटी नहीं है वो। फिर ईएसआई कंट्रीब्यूशन ड्यू फॉर लास्ट 12 मंथ्स बिफोर द रिलेवेंट डे, अगर समझो कंपनी एम्प्लॉयर है तो उसने एम्प्लॉय सीड इंश्योरेंस का कॉन्ट्री अगर नहीं भरा है तो इन दैट केस वो भी यहाँ पर कवर हो जाता है प्रायोरिटी में। बट एक्सेप्शन है कि कंपनीज बीइंग वोन्ड अप वॉलंटरली फॉर रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन, समझो ए कंपनी बी कंपनी अगर मर्ज होके सी कंपनी बन रहा है, ये तो अब ईएसआई का कॉन्ट्री है ना सी का जिम्मेदारी है, तो इसमें ए और बी के प्रायोरिटी में वो आएगा ही नहीं, उसका लायबिलिटी है ही नहीं वो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंस अंदर 213 216 ये सब आ गया फोर्थ। फिर फिफ्थ प्रायोरिटी पे आएगा फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर होल्डर्स, एंड देन सिक्स प्रायोरिटी पे आएगा अदर क्रेडिटर्स, इसके बाद अपने शेयर होल्डर लगाएंगे। 326 327 विल नॉट अप्लाई ड्यूरिंग लिक्विडेशन अंडर आईबीसी, क्योंकि उधर 53 डाला हुआ है ऑलरेडी, तो वहां का प्रायोरिटी थोड़ा अलग है। फिर इफ यू रिमेंबर आईबीसी में मेरे भी वीडियो में FUPE अपन ने पढ़ा हुआ था, फ्रॉडुलेंट, अंडरवैल्यूड वगैरह वगैरह, तो 328 ऑनवर्ड्स ऐसा ही कुछ तो भी है। फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, if the company has given preference to a creditor, surety, guarantor of debts of the company by way of transfer of movable या immovable property या by way of payment or by way of delivery of goods, मतलब किसी को उसने fraudulently preference दिया हुआ है, then NCLT shall order as it may think fit, comma it may declare the transaction invalid and order for restoration। अच्छा होता क्या है ये fraudulent preference, तो वेरी इजी एग्जांपल ये देखो, समझो रिलायंस और केविन सर का एग्जांपल लेते हैं। केविन सर ने रिलायंस को 20 करोड़ का लोन दिया है, अपन क्या जेब में लेके घूमते हैं ना, तो 20 करोड़ का लोन समझो रिलायंस को दिया हुआ है केविन सर ने, और ये अनसिक्योर्ड लोन है। अब क्या हुआ पता है, वाइंडिंग अप के 6 महीने पहले, विद इन लास्ट 6 मंथ, समझो 1 महीने पहले रिलायंस ने बोला केविन सर को कि मैं ना तेरे को एक एसेट गिरवी करके दे देता हूं, ताकि क्या होगा, तेरा प्रायोरिटी रैंक 2 पे आ जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर वाले में। नहीं तो तू अनसिक्योर्ड था ना, तो तेरा रैंक क्या आता था, 6th रैंक आता था ना, तो फ्रॉडुलेंटली मैं तेरे को ऊपर वाला हायरार्की दे रहा हूँ, रैंक दे रहा हूँ, बाद में तेरे को जो पैसा मिलेगा उसमें से थोड़ा मेरे को दे देना, ऐसा डील होता है केविन सर के साथ, तो इसको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस बोलते हैं। एनसीएलटी इसको रिवर्स करवा सकता है। फिर 329 ट्रांजैक्शंस नॉट इन गुड फेथ टू बी वॉइड, कोई आलतू फालतू जोलर ट्रांजैक्शन रहेगा स्पेशली अंडर वैल्यूड वाला, तो वो सब वॉइड हो गया ड्यूरिंग 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ वाइंडिंग अप एप्लीकेशन। पहले 328 में क्या था, 6 महीना था, अब इधर 1 ईयर है, तो वाइंडिंग अप एप्लीकेशन के 1 साल पहले तक एनी ट्रांसफर ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी या डिलीवरी ऑफ गुड्स अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड अदर देन इन फेवर ऑफ परचेजर और एनक्यूमरेंसर इन गुड फेथ प्लस फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन शैल बी वॉइड। इसका क्या मतलब होता है, तो अगर मैंने कोई ट्रांसफर किया मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी का इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो वैलिड, या डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो वैलिड, या फिर मैंने कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी परचेजर के फेवर में दिया, मतलब मैंने उसको ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर किया इन गुड फेथ एंड प्रॉपर कंसिडरेशन के लिए। अगर 20 करोड़ का प्रॉपर्टी है तो 20 करोड़ के लिए ही मैंने उसको बेचा, या इनक्यूम्बरेंसर को, मतलब क्या, तो बेसिकली लेंडर को, मैंने मेरे लेंडर को 20 करोड़ का प्रॉपर्टी दिया, उसने मेरे को सामने लोन दिया उतने का, ओके कोलैटरल। तो अगर सब कुछ गुड फेथ एंड प्रॉपर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए हुआ है तो फिर वैलिड है, अदरवाइज वो वॉइड है। एग्जाम्पल देखो, 2 है एग्जाम्पल, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ 1 करोड़ टू एमडी फॉर 20 लाख, अंडर वैल्यू करके लिया है, वॉइड। सिमिलरली सेल ऑफ गुड्स एट 5% डिस्काउंट, अरे ये तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, नॉट वॉइड। फिर 330 ट्रांसफर और असाइनमेंट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज और एसेट्स बाय द कंपनी टू द ट्रस्टीज फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स विल बी वॉइड। ये तुम वो जो ट्रस्टीज होते हैं, समझो डिबेंचर होल्डर्स है, एग्जाम्पल समझो ये रिलायंस है और उसके सामने यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स है बहुत सारे, तो इन सबको रिप्रेजेंट करेगा एक ट्रस्टी। रिलायंस कैनॉट ट्रांसफर ऑल द प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी ताकि डिबेंचर होल्डर सब खुश हो जाए, अरे नहीं,
सारी प्रॉपर्टीज जो है वो असाइन या ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पहले एसेट्स बेचने हैं, उसके बाद उसका जो रैंकिंग है 1 2 3 से लेके 6 तक, उसके बाद शेयर होल्डर्स 7, तो इतना जो हायरार्की है वो फुलफिल करना है ना, तो हाउ कैन यू ट्रांसफर ऑल योर प्रॉपर्टीज टू द ट्रस्टीज, तो दैट इज नॉट अलाउड, वॉइड हो जाएगा। So let the tribunal only liquidate. फिर 331 लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स प्रेफर्ड फ्रॉडुलेंटली, वो फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस जिसको दिया ना उसका लायबिलिटी क्या है, तो देखो कंपनी हैड टेकन अनसिक्योर्ड लोन 20 लाख का फ्रॉम एमडीज फ्रेंड। 1 month बिफोर द वाइंडिंग अप कंपनी मेड द लोन सिक्योर्ड बाय कीपिंग एन एसेट वर्थ 18 लाख कोलैटरल, मतलब 20 लाख का लोन है बट 18 लाख का ही एसेट डाला है कोलैटरल में, so that the person gets priority rank during winding up। ओके तो ये फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हुआ। अच्छा सामने वाले बंदे का लायबिलिटी क्या होगा, मतलब एमडी का जो फ्रेंड है जिसको फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस हमने दिया, ही शैल बी लायबल टू द कंपनी एज इफ ही इज अ श्योरिटी, मतलब कि ये जो लोन है ना, समझो एग्जांपल ये एमडी का फ्रेंड है, एमडी के फ्रेंड ने रिलायंस को लोन दिया हुआ है 20 लाख का। अब ये लोन जो है वो रीपे कैसे होगा, तो उसके लिए बोला है कि ये जो फ्रेंड है ना वही श्योरिटी है अपने खुद के लोन का, मतलब कि ये रीपे करवाना वही फ्रेंड का जिम्मेदारी डाल दी है। तो नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ये जो 18 लाख का एसेट है जो कोलैटरल है ना तुम्हारे फ्रेंड के पास, पहली बात तो वो रिटर्न करेगा, तो उसका लायबिलिटी कितना होगा, तो उसका लायबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी विल बी एक्सटेंट ऑफ मॉर्गेज 18 लाख या वैल्यू ऑफ हिज इंटरेस्ट 20 लाख विच एवर इज लोअर, तो 18 लाख, मतलब 18 लाख का जो एसेट है वो रिटर्न आना चाहिए टू रिलायंस। दस कंक्लूजन ये है, he may have to return the collateral which is called as restoration on NCLT's order, सिंपल। उसके बाद आता है 332 इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या, इट इज यूजुअली ऑन करंट एसेट्स लाइक स्टॉक एंड डेटर्स। फिक्स्ड चार्ज का मतलब एक एसेट के ऊपर, बिल्डिंग वगैरह है उसके ऊपर डाल के रख दिया, और अगर समझो मैंने लोन लिया है तो मेरा बिल्डिंग जो है वो कोलैटरल हो गया सामने। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या, मैंने लोन लिया है तो मेरा स्टॉक डेटर्स वगैरह कोलैटरल है जो डेली चेंज होते रहता है। नाउ ड्यूरिंग 12 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब के डेट ऑफ फाइलिंग वाइंडिंग अप एप्लीकेशन, जैसे अपन ने पहले देखा ना 328 329 वगैरह में वही सेम है। तो कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप बोलो या फिर डेट ऑफ फाइलिंग वाइंडिंग अप पिटिशन या एप्लीकेशन बोलो, तो ड्यूरिंग लास्ट 12 months एनी फ्लोटिंग चार्ज क्रिएटेड ऑन अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी शैल बी इनवैलिड, मतलब कोई भी टाइप का फ्लोटिंग चार्ज तुमने डाला है लास्ट 12 महीने में तो इनवैलिड, बट दो एक्सेप्शन है। If it is proved that the company was solvent immediately after creation of charge, अगर ये चार्ज क्रिएट किया और बाद में पता चला कि यू आर इंसॉल्वेंट, जैसे कि तुम्हारा एसेट्स जो होगा प्रोबेबली लेस देन लायबिलिटीज या फिर तुम लॉसेस वगैरह कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन दैट केस समझो इफ यू प्रूव कि तुम सॉल्वेंट थे तो ठीक है वैलिड, या फिर अप टू कैश पेड टू द कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ द चार्ज at the time of या after the time of creation of charge plus interest 5% per annum, यहां तक up to this amount it will be valid। मतलब तुमने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया है, तुमने लोन लिया है, ठीक है, समझो बैंक ने तुमको लोन दिया, तो कैश पेड टू द कंपनी मतलब सामने बोरोवर को समझो किसी ने पैसा दिया एंड 5% का इंटरेस्ट है, तो अप टू दैट अमाउंट अगर है तो दिस विल बी अ वैलिड फ्लोटिंग चार्ज। ऑल्सो यहाँ पर एक ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है ये एट द टाइम और आफ्टर वाले का, तो अगर कैश पेड जो है ना इट इज एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज या आफ्टर क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो इन दैट केस इट इज ओके, बट बिफोर क्रिएशन ऑफ चार्ज हुआ ना, मतलब कि पहले एसबीआई ने लोन दे दिया रिलायंस को 20 लाख का, और बाद में थोड़े टाइम बाद रिलायंस ने चार्ज या कोई एसेट कोलैटरल वगैरह कुछ किया, या फिर नॉट एसेट एक्चुअली फ्लोटिंग चार्ज है, तो समझो स्टॉक या जो भी है XYZ, बट वो बाद में किया कोलैटरल, तो फिर वो इनवैलिड हो गया वापस। तो हियर कैश पेड टू द कंपनी शुड बी इन कंसिडरेशन ऑफ चार्ज ओनली एट द टाइम या आफ्टर द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो कैश पेड बिफोर नहीं होना चाहिए चार्ज के, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा। फिर 333 है डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्लेमर का मतलब होता है नॉट टू क्लेम, डिस्क्लेम, या फिर टू गिव अप द राइट। ओनरस प्रॉपर्टी क्या होता है, एनी एसेट विच इज अ लायबिलिटी, मतलब एसेट बट लायबिलिटी, मतलब कॉस्ट पेएबल विल बी मोर देन वैल्यू रिसीवेबल, ऐसा कोई चीज जिसका कॉस्ट जो मैं भरने वाला हूं ना वो वैल्यू से भी ज्यादा है,
जैसे एग्जाम्पल देखो नीचे, उसके बाद अपन ऊपर देखेंगे। एग्जाम्पल है, अग्रीड टू बाय अ प्रॉपर्टी फॉर 1 crore, पेड 10 lakh, देन वाइंडिंग अप स्टार्टेड। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज नाउ 75 lakh। कभी कभार ऐसा होता है रियल एस्टेट मार्केट में वैल्यू गिर जाता है, ठीक है, तो 1 crore का प्रॉपर्टी मैंने कॉस्ट ये लॉक करके रखा है, 10 लाख मैंने डाउन पेमेंट करके रखा है, बट आज उसका वैल्यू 75 लाख हो गया। ये तो डिस्क्लेम इट, मतलब क्या कि बॉस 1 crore का तुम्हारा कॉस्ट है, 75 लाख का वैल्यू है, ठीक है, और 10 लाख तुम ऑलरेडी पे कर चुके हो। मतलब आगे जाके मेरा जो कॉस्ट पेएबल है वो कितना है, अभी आज से अगर मैं गिनूं तो 90 लाख का कॉस्ट पेएबल है, एंड वैल्यू रिसीवेबल कितना है, खाली 75 लाख। ऑल्सो 90 लाख को छोड़ो, पूरा का पूरा जो सेलिंग परचेज प्राइस है वो 1 crore है, तो 1 crore का चीज 75 लाख में जाएगा, 25 लाख का लॉस हो रहा है। तो इससे अच्छा क्या करने का कि ये जो 10 लाख पे किया है ना, इसको जाने दो पानी में, चलेगा, ये लॉस हुआ ना 10 लाख का तो, बट 25 लाख का लॉस मैं नहीं बेयर कर सकता, तो ये 10 लाख को जाने दो, डिस्क्लेम द प्रॉपर्टी, बोल दो मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, खत्म। एंड देन इट डिपेंड्स ऑन योर टर्म्स कि 10 लाख तुमको वापस मिलेगा कि नहीं। सिमिलरली एक और एग्जांपल, शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 सब्सक्राइब, मतलब मैंने लॉक कर दिया है ये प्राइस, 10 रुपया भरूंगा मैं, आई हैव पेड ओनली 2 rupees, द कंपनी फेस्ड लॉसेस एंड बुक वैल्यू पर शेयर इज नाउ ओनली 6। मतलब 10 का मैंने बोला है कि ये मेरा कॉस्ट है 10 का, मैं 10 तो भरूंगा ही, 2 भर दिया, उसके बाद पता चला कि यार इसका तो वैल्यू 6 हो गया, शायद और भी गिर सकता है। तो सोचो जरा, 10 का कॉस्ट, 6 का वैल्यू, मतलब यहाँ पर 4 का लॉस होता है। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा पता है, मैं आगे भरूंगा ही नहीं पैसा, ये 2 जो मेरा गया ना वो गया, भले चलेगा उतना लॉस। तो इसको ओनरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या क्या होता है तो देख लो, लैंड बर्डन विद ओनरस कोविनेंट्स, मतलब यही सेम कोई भी टाइप का टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसा होता है ओनरस, जैसे कि यही वाले केस में एग्जांपल ले लो, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसके बदले लैंड डाल दो, सिंपल। फिर शेयर्स अपन अभी देखा एग्जांपल, फिर एनी अदर प्रॉपर्टी नॉट सेलेबल ड्यू टू पेंडिंग ओनरस परफॉर्मेंस और पेमेंट। ये क्या होता है पता है, थिंक 2 कंपनीज है, एक रिलायंस और एक टाटा। यही सेम एग्जांपल जो है ना, रिलायंस ने बोला मैं 1 crore से लूंगा तेरे से प्रॉपर्टी, और 10 लाख दे दिया टाटा को। अब है ना, रिलायंस रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, इग्नोर मार रहा है टाटा को, जस्ट लाइक योर एक्स बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। तो अगर रिलायंस समझो इग्नोर मार रहा है टाटा को, आगे का पैसा दे ही नहीं रहा है, कैन टाटा सेल दैट सेम प्रॉपर्टी टू बिरला? तो द आंसर इज नो, ये अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि रिलायंस ना तो कोई रिप्लाई दे रहा है, ना कोई जवाब दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी रिलायंस को लेना है कि नहीं, ठीक है। तो ड्यू टू ओनरस परफॉर्मेंस या ड्यू टू पेमेंट, मतलब पेंडिंग पेमेंट, टाटा भी आगे सेल नहीं कर पा रहा है बिरला को, तो इसको भी ओनरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिमिलरली अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ा रहेगा ना कि आज मैंने समझो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है बिल्डिंग वगैरह बनाने का, एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो है वो 1 crore है, बट एस्टिमेटेड कॉस्ट अलॉन्ग विद एस्केलेशन जो है वो 1.5 crore का है। तो इधर ही आके रोक दो भाई, आगे जाओ ही मत, डिस्क्लेम कर लो, गिव अप द राइट, कट योर लॉसेस। फिर कंपनी लिक्विडेटर कैन डिस्क्लेम सच प्रॉपर्टी इन राइटिंग विद द लीव ऑफ एनसीएलटी, मतलब एनसीएलटी का परमिशन लगेगा, ऐसे ही डिस्क्लेम नहीं कर सकते। विद इन कितने टाइम में डिस्क्लेम करना है, तो विद इन 12 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप नॉर्मली, बट समझो उसको पता ही नहीं था ऐसा कोई ओनरस प्रॉपर्टी है, तो 12 months फ्रॉम बिकमिंग अवेयर ऑफ सच प्रॉपर्टी इफ ही वाज नॉट अवेयर अंटिल 1 month फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। मतलब वाइंडिंग अप चालू हुआ ना, उसके 1 महीने तक इसको पता ही नहीं था, 1 महीने बाद पता चला, तो जब भी पता चला वहां से 12 महीना, अदरवाइज नॉर्मल केस 12 महीना फ्रॉम द कमेंसमेंट। ऑफ कोर्स एक्सटेंशन तो मिलने ही वाला है, मतलब अगर रीजन सफिशिएंट है तो। एनसीएलटी शैल cause notices to be sent to the interested persons and then pass appropriate orders or grant leave। मतलब वो सामने वाला बंदा जो था ना टाटा, अभी रिलायंस जो है, रिलायंस ने 10 लाख पे कर दिया टाटा को, बट टाटा को भी बोलने का मौका देना चाहिए, तो एनसीएलटी वो सबको भी नोटिस भेजेगा टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, उनका सुनेगा और फिर ही ऑर्डर पास करेगा। नेक्स्ट, लिक्विडेटर कैनॉट डिस्क्लेम इफ, बहुत सही है ये देखो, ये रिलायंस टाटा, रिलायंस ने टाटा को अभी तक 10 लाख का डाउन पेमेंट दिया है खाली, ओके। टाटा क्या करता है पता है, टाटा को पता चला कि रिलायंस लिक्विडेशन में, तो लिक्विडेटर कैनॉट डिस्क्लेम इफ एन इंटरेस्टेड पर्सन, मतलब कि टाटा, हैज मेड अ रिटन एप्लीकेशन टू लिक्विडेटर।
टाटा ने लिक्विडेटर को एक लेटर लिखा हुआ है रिक्वायरिंग हिम टू डिसाइड वेदर ही विल डिस्क्लेम और नॉट। मतलब वो टाटा लिक्विडेटर को पूछ रहा है कि बॉस तू डिस्क्लेम करने वाला है कि नहीं, और विद इन 28 डेज फ्रॉम रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मेरे को आंसर चाहिए। तो लिक्विडेटर को तुमने मतलब टाटा ने लेटर लिखा है, लिक्विडेटर को 28 दिन मिला है, ठीक है। एंड द लिक्विडेटर हैज नॉट गिवन अ नोटिस टू द एप्लीकेंट दैट ही इंटेंड्स टू डिस्क्लेम बाय अप्लाइंग फॉर एनसीएलटीज लीव। मतलब उसने टाटा को रिप्लाई ही नहीं दिया। लिक्विडेटर जो है उसने टाटा को कुछ बोला ही नहीं कि मैं डिस्क्लेम करने वाला हूँ, लीव वगैरह लेके वगैरह कुछ भी नहीं बोला उसने। तो इट इज डीम्ड दैट ही हैज क्लेम्ड, डिस्क्लेम्ड नहीं, इट डीम्स के लिक्विडेटर ने क्लेम कर लिया। मतलब लिक्विडेटर और 90 लाख जो है रिलायंस से भरवाएगा टू टाटा। इसका मतलब ये हुआ, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ का था ना, तो इट इज डीम्ड दैट ही हैज क्लेम्ड इट। नहीं तो 28 दिन के अंदर रिप्लाई करो, अगर तुमने नहीं रिप्लाई किया तो इट इज डीम्ड कि यू वांट टू क्लेम इट। क्या एक्सटेंड हो सकता है 28 दिन का टाइम? हाँ, लिक्विडेटर कैन अप्लाई टू द एनसीएलटी फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। ये कोई भी पार्टी को अगर गुस्सा वगैरह आया तो व्हाट इफ द अदर पार्टी इज अग्रीव, कोई बात नहीं, एनसीएलटी शैल पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स लाइक लेट्स से पे द डैमेजेस वगैरह। तो फॉर एग्जांपल ये रिलायंस और ये टाटा, रिलायंस से 10 लाख पे कर दिया, फिर रुक गया ना, आगे का पैसा नहीं दिया। टाटा बोलता है कि मैं रुका ना इतना, इसके वजह से मेरा प्रॉपर्टी का वैल्यू गिर गया, अगर समझो मैं इतना नहीं रुकता तो मेरे को शायद इतना नुकसान ही नहीं होता। तो टाटा बोलता है मेरे को 5 लाख डैमेजेस दो। तो नाउ दैट अदर पार्टी विल बी डीम्ड टू बी अ क्रेडिटर ऑफ रिलायंस। रिलायंस का वाइंडिंग अप चल रहा है ना, तो रिलायंस ओज टाटा ऑल्सो नाउ, तो इसको अनसिक्योर्ड वाले में डाल दो लास्ट प्रायोरिटी में, तो 5 लाख का डैमेजेस उसको जाएगा। फिर 334 एंड 335, तो विदाउट द लीव ऑफ एनसीएलटी ऑल आर वॉइड। क्या क्या वॉइड है? तो एनी ट्रांसफर, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर वाइंडिंग अप कमेंसमेंट, या एनी अटैचमेंट और एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा ऑफ प्रॉपर्टी और एस्टेट आफ्टर वाइंडिंग अप कमेंसमेंट। मतलब वाइंडिंग अप कमेंसमेंट हुआ, मतलब डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन, उसके बाद से अटैचमेंट, ट्रांसफर, डिस्पोजल वगैरह सब कुछ वॉइड। एनसीएलटी का लीव लेके आओ तो वैलिड रहेगा। एग्जाम्पल सरफेसी, ये भी वॉइड है, एनसीएलटी का लीव लाओ तो ही तुम सरफेसी वापर पाओगे। बट हाँ, एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट कैन रिकवर ड्यूज फ्रीली। इनकम टैक्स एक्ट में है ना, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 वगैरह रिकवरी प्रोसीडिंग्स करके चैप्टर है, तो इन दैट गवर्नमेंट को बोला गया कि हाँ तुम बिंदास करो, एनसीएलटी का लीव का जरूरत नहीं होगा। फिर 336 इजी है, ऑफेंसेस बाय ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इन लिक्विडेशन। जिसका लिक्विडेशन चल रहा है उसके ऑफिसर्स ने कुछ जोल किया, जैसे नो डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, बुक्स, इन्फो वगैरह, मटेरियल ओमिशन किया, डिस्प्ले ऑफ फिक्टिशियस मतलब के ऐसे इमेजिनरी लॉसेस, फालतू लॉसेस, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वगैरह किया, तो जेल में जाने का मौका मिलेगा 3 साल से लेके 5 साल तक, एंड फाइन 1 लाख से लेके 3 लाख विद इन 12 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। कमेंसमेंट हुआ ना उसके विद इन लास्ट 12 months, if that person has concealed, removed any property of company having value of 1000 or more, क्या चिंदी अमाउंट डाला है पता नहीं, 1000 या उससे ज्यादा की कोई वैल्यू की प्रॉपर्टी होगी उसको कंसील, छुपाया या रिमूव कर दिया, निकाल दिया, या कंसील, डिस्ट्रॉय और फॉल्सिफाई बुक्स और पेपर्स, या पॉन, प्लेज, डिस्पोज अ प्रॉपर्टी टेकन ऑन क्रेडिट एंड नॉट येट पेड फॉर। मतलब एक प्रॉपर्टी जो है वो उधारी पे लिया और आगे किधर और गिरवी रख लिया, दैट इज नॉट डन ना। ऐसा हो गया कि एसबीआई के पास एक प्रॉपर्टी जो है वो गिरवी रखा हुआ है, ठीक है, उसका खाली पेपर्स जो है वो रिलायंस ने गिरवी रखा हुआ है। रिलायंस ने वही प्रॉपर्टी जो है वही सामने समझो पीएनबी के पास रख दी, तो ऐसा हो सकता है कि लोन पे लिया हुआ एसेट तुमने आगे कोलैटरल रख दिया वगैरह, तो ये सब नहीं चलता है। अगर कोई ऑफिसर ने किया तो वही अगेन सेम 3 साल से लेके 5 साल तक का जेल एंड 1 लाख से लेके 3 लाख का फाइन। अच्छा, सामने जिसके पास तुमने पॉन प्लेज वगैरह किया है, जिसको तुमने दे के आए हो और उसको पता है पर्सन हु एक्सेप्ट द पॉन और प्लेज इज नोइंग इट टू बी फ्रॉडुलेंट, तो उसको 3 साल से लेके 5 साल एंड 3 लाख से लेके 5 लाख, थोड़ा बढ़ा दिया। ऑफिसर कौन है? जो लिक्विडेटिंग कंपनी जो है उसका ऑफिसर को पेनल्टी लगा रहा है, तो पेनल्टी ऑफिसर को लगेगी विच इज एनी डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी एम्प्लॉय वगैरह, ऑल्सो इंक्लूड शैडो डायरेक्टर जिसके बोलने पे बीओडी काम करता है। देन 344 स्टेटमेंट दैट कंपनी इज इन लिक्विडेशन। दुनिया भर में ढिंडोरा पीटो, अ स्टेटमेंट दैट कंपनी इज बीइंग वोन्ड अप shall be made on every invoice, every order for goods, every business letter।
बाय द कंपनी, कंपनी लिक्विडेटर, रिसीवर या मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी, वट एवर द केसेस। कभी कभार एनसीएलटी जो है वो रिसीवर एंड मैनेजर भी अपॉइंट कर सकता है कलेक्शन के लिए एंड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो भी है, जो भी इनवॉइस जो भी इशू कर रहा है उसको बोला गया है कि ये लाइन जो है वो आनी ही चाहिए उसके ऊपर। इट इज मैंडेटरी इवन इफ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में समझो बाइंग सेलिंग कर रहा हूं ना, तो ऐसे बिल पे भी मुझे ये लिख के देना है कि कंपनी इज बीइंग वुंड अप, मतलब कोई स्पेशल ये नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। कॉन्ट्रावेंशन किया तो 50,000 से लेके 3 लाख तक का फाइन है। नेक्स्ट 347, चलो अब कंपनी जो है उसका तो डिसोल्यूशन हो गया, तो क्या बुक्स डिस्पोज करे? तो डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी ओनली आफ्टर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। सीजी में मेक रूल्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ बुक्स फॉर अ पीरियड। मतलब सीजी बोलता है, फॉर एग्जांपल सीजी बोलता है चलो 12 साल रखो, तो यू कैन गो एंड अपील एट द एनसीएलटी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो। कॉन्ट्रावेंशन मतलब 5 साल के पहले समझो डिस्ट्रॉय कर दिया या यहाँ पर 12 के पहले, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 50,000 और बोथ लगेगा। उसके बाद 352 आता है सीएलडी एंड यूए अकाउंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत कम बार पूछा गया है या शायद पूछा ही नहीं होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन लिक्विडेटर हैज मनी अंडर हिज कंट्रोल representing dividend payable on liquidation to anyone that has been unpaid for 6 months from the date of declaration। ये लिक्विडेशन डिविडेंड मतलब क्या? तो वही कंपनी बंद हो रही है तो तभी जो भी बचा कुचा है वो डिविडेंड के नाम पे दे देते हैं। तो अगर समझो 6 महीने तक वो अनपेड रहा, या फिर कोई एसेट्स रिफंडेबल टू अ कॉन्ट्रीब्यूटरी दैट हैज रिमेन्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकेम ड्यू। मतलब कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी को एसेट्स देना है, किसी को डिविडेंड देना है, वट एवर यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, 6 महीने तक अगर समझो वो अनपेड रहा, तो उसका जो मॉनेटरी कंसिडरेशन है, लिक्विडेटर शैल डिपॉजिट द मनी इन कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स अकाउंट मेंटेन्ड इन अ शेड्यूल्ड बैंक। तो ऐसा एक अकाउंट होता है सीएलडी एंड यूए अकाउंट शेड्यूल्ड बैंक में, वहां पर ये पैसा जो है वो डिपॉजिट करके रखेगा, क्योंकि 6 महीने तक सामने वाला शायद क्लेम करने आया ही नहीं है, अनट्रेसेबल शेयर होल्डर होगा या वट एवर द रीजन इज, बैंक अकाउंट डिटेल गलत है वगैरह वगैरह। अगर 6 महीने तक अनपेड रहा, और रादर 6 महीने तक तुमको बोला गया है ऊपर, इफ यू चेक द प्रोविजन प्रॉपर्ली, यहाँ पर लिखा है कि कोई भी अनपेड रहा फॉर 6 months तो लिक्विडेटर को डिपॉजिट कर देना है पैसा। ओके, तो डिपॉजिट करने के लिए अलग से कोई टाइम नहीं बोला कि 6 महीने के बाद इतने टाइम में करो वगैरह, नहीं, 6 months ओनली इज द टाइम लिमिट, उसके बाद तुरंत तुमको डिपॉजिट करना है। अगर नहीं किया, कॉन्ट्रावेंशन हुआ, तो 12% पर एनम इंटरेस्ट लगेगा ऑन डिले, बट सीजी कैन एग्जेम्प्टेड। पेनल्टी लगाएगा आरओसी, एक्सपेंसेस ओकेजन्ड ड्यू टू द डिफॉल्ट, किसी को समझो ये अमाउंट ना मिलने से कोई नुकसान हुआ तो डैमेजेस लगेगा तुमको। लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन डिसअलाउ भी हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, एंड लिक्विडेटर रिमूव फ्रॉम ऑफिस भी हो सकता है। टू क्लेम द मनी फ्रॉम सीएलडी एंड यूए अकाउंट क्या करना पड़ेगा? तो सिंपल है, आरओसी के पास जाके अप्लाई करो, जिसको भी चाहिए पैसा। आरओसी विल सेटल इट इन 60 days और एल्स रिपोर्ट टू आरडी रीजनल डायरेक्टर विथ रीजंस ऑफ फेलियर। अपने ऊपर वाले को बताएगा कि देखो ये फेलियर था, ये मेरा रीजन था फॉर फेलियर। अच्छा, 15 साल तक अगर अनक्लेम्ड रहा ना, तो अमाउंट इज ट्रांसफर टू जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां से क्लेम करना है तो कैसे करने का? तो अलाउड एज अबाउ, सेम क्या करने का, गो एंड अप्लाई टू द आरओसी। हम ऐसा मानेंगे कि ये जो जनरल रेवेन्यू अकाउंट है ना सीजी का, उसमें गया ही नहीं है, हम ऐसा मान के सेम विद इन 60 days सेटल कर देंगे। देन 356, पावर ऑफ एनसीएलटी टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन एज वॉइड। कोई भी रीजन की वजह से समझो लगता है फ्रॉड है वगैरह वगैरह जो भी हुआ, इफ कंपनी लिक्विडेटर और एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन थिंक्स तो उसको अप्लाई करना चाहिए एनसीएलटी को, तो ही विल अप्लाई एट द एनसीएलटी एंड एनसीएलटी में डिक्लेयर द डिसोल्यूशन वॉइड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 2 साल का टाइम है। एनसीएलटी जो ऑर्डर देगा कैंसिलेशन ऑफ डिसोल्यूशन या उसको वॉइड ठहराने का ऑर्डर, वो एप्लीकेंट को आएगा, इसको वो एप्लीकेंट फॉरवर्ड करेगा कॉपी 30 दिन के अंदर आरओसी को। अगर वो नहीं कर पाया टाइम पे तो फाइन विल बी 10,000 पर डे। 357 बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप क्या है? तो कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप मतलब इट विल बी एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप, या सिंपल भाषा में बोलूं तो डेट ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप। लास्ट सेक्शन 358, तो ऐसा है 358 में, नॉट विथस्टैंडिंग लिमिटेशन एक्ट 1963 और एनी अदर लॉ,
in computing the period of any limitation for suit, application, etc., in the name of company being wound up, the period from the winding up commencement up to 1 year from winding up order shall be excluded. इसका क्या मतलब होता है? सिंपल है, अगर कोई भी एक्ट में समझो मेरे को 1 मई 20 को इनकम टैक्स एक्ट ले लो या कोई भी एक्ट ले लो, 1 मई 20 को एक ऑर्डर आया है, मुझे उसके सामने है ना कुछ अपील करना है या सूट फाइल वगैरह करना है. लेट्स से अपील का लास्ट डेट है 31 मई 20, बट 31 मई छोड़ो, 28 मई को ही वाइंडिंग अप शुरू हो गया. अगर 28 मई को ही वाइंडिंग अप शुरू हो गया एंड लेट्स अज्यूम कि वाइंडिंग अप ऑर्डर जो है नेक्स्ट डे को ही आ गया, तो वहां से 1 ईयर क्या होता है, 28 मई 21 हो जाएगा. ठीक है, तो 28 में 20 से लेके 21 तक आई विल हैव टू एक्सक्लूड द पीरियड. ठीक है, अगर समझो मेरे को 31 मई 20 तक अपील फाइल करना था, बट 28 मई से मेरा पीरियड एक्सक्लूड हो रहा है. ओके, तो बेसिकली कितना दिन गया मेरा, तो मेरा 1 मई 20 से लेके 27 मई 20, मतलब आई हैव वेस्टेड 26 डेज. आई स्टिल हैव 4 डेज ना, क्योंकि ये पीरियड में एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो मैं वो अपील जो है वो कब तक फाइल कर सकता हूँ. तो मेरा यहाँ पर पीरियड खत्म हुआ तो 29 में, 30 में, 31 में एंड 1 जून 21. तो यहाँ तक मुझे टाइम है, आई कैन स्टिल गो फॉर दैट अपील, क्योंकि ये इतना पीरियड जो है ये एक्सक्लूड हो जाएगा. ओके, दैट्स इट, दैट वाज वाइंडिंग अप.